कल क्षमादान शक्ति आपने देखी थी। पीएससी की तरह कूट वाले प्रश्न की संभावना तो कम है कूट वाले प्रश्नों की, लेकिन फिर भी क्योंकि मेंस है, अगर कभी पूछ दे तो कुछ लाइनें यदि आपको क्लियर ना हो तो फंस जाओगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब कोई मर्सी पिटीशन दया याचिका लगाता है तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। मतलब न्यायालय से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल जवाब न्यायालय में नहीं किया जा सकता। वह राष्ट्रपति की एक कार्यकारी शक्ति है। बस आप ये जानिए कि चूंकि ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति यहाँ निर्णय दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक न्यायाधीश तो नहीं है, तो राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति है? कार्यकारी। फंसा सकता है कभी कूट में। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेंगे उच्चतम न्यायालय के अनुसार। ये भी जान गए आप, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रॉपरली ये क्या है? मंत्रिपरिषद। तकनीकी रूप से ये क्या होगा? मंत्री परिषद, लेकिन काम चलाओ भाषा में मंत्रिमंडल भी लिख दिया जाता है। तकनीकी रूप से मंत्रिपरिषद है वो। राष्ट्रपति आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि वो क्यों क्षमा कर रहे हैं, क्यों किसी को अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उसका लाभ दे रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, है ना। न्यायिक समीक्षा जानते हैं, ये शब्द सुना है आपने, न्यायिक समीक्षा। देखो ये शब्द जो है आपको फंसा सकता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ जानना बहुत जरूरी है, हालांकि आगे आएगा, वो न्यायपालिका में वो शब्द आएगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, है ना, एक ही बात है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वलोकन। देखिए, न्यायिक समीक्षा या इसी को अपन कह सकते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। ये जो शक्ति है एक ही, ये शक्ति है किसके किसके पास? तो उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के पास भी ये शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये शक्ति है। इन दोनों के पास ही ये शक्ति है। अब न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? देखो, ये दोनों विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि, विधायिका तथा कार्यपालिका समझा चुका मैं आपको। विधायिका और कार्यपालिका क्या है? विधायिका जो विधि बनाती है, कार्यपालिका जो उस विधि को लागू करती है। विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि और कार्यपालिका इन विधियों को लागू करने के लिए क्या जारी करती है? आदेश। तो विधायिका द्वारा जारी किए गए किसी विधि को या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। क्या कर सकती है? संवैधानिकता की जांच कर सकती है। संवैधानिकता की जांच कर सकती है, की जांच कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के तहत किसी राज्य का उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ये अपनी शक्ति के तहत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि की, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश की, इनकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। इसका मतलब कि क्या विधायिका ने जो विधि बनाई है, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो चाहे वो राज्य की विधायिका हो, चाहे वो केंद्रीय कार्यपालिका हो चाहे वो राज्य की कार्यपालिका हो, क्या इनके द्वारा बनाई गई कोई विधि, क्या इनके द्वारा जारी किया गया कोई आदेश संविधान के विरुद्ध तो नहीं है? यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई कर रही है कोई विधि या फिर कोई आदेश, तो इस शक्ति के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उन विधियों को या उन आदेशों को रद्द कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं और वो निष्क्रिय हो जाएंगे, वो अप्रभावी नहीं रह पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो क्या है न्यायिक समीक्षा? और ये जो शक्ति है अनुच्छेद 13 और 200, अब जब इतना आगे हूँ तो यही बता दूँ, अनुच्छेद 13 और 226 और 226 इन दोनों के तहत ये शक्तियाँ, इन दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर यदि पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट किसके अनुसार? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी वाद में अनुच्छेद 13 और 226 को मिलाकर पढ़ा तो उन्होंने बोला कि इस दोनों को मिलाकर पढ़ने से हमें ये ज्ञात होता है कि हमें न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब ये है
कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वलोकन का कोई विशेष प्रावधान संविधान में नहीं है। क्योंकि आप लोग पहले भी सुन चुके हो, यदि कभी संविधान के किसी प्रावधान पर व्याख्या का प्रश्न आ जाए, है ना, तो व्याख्या करने का अधिकार भी किसको किसको है? ये भी व्याख्या कर सकता है और ये भी व्याख्या कर सकता है, दोनों का अधिकार है। मान लो संविधान का कोई मामला है, कोई प्रावधान है जो स्पष्ट नहीं है, कोई मामला आ जाता है, तो वो जो दायर हो गया केस हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को अधिकार है वो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करके बताएगा कि वास्तव में ये प्रावधान कहना क्या चाहता है। ठीक, ये शक्ति हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। अब मान लो हाई कोर्ट की व्याख्या से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है व्याख्या करेगा तो वो अंतिम व्याख्या होगी, अंतिम व्याख्याकार। सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्याकार होता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 13 और 226 को मिलाकर पढ़ा और ये व्याख्या दी कि न सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को बल्कि हाई कोर्ट को भी न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई विशेष आर्टिकल न्यायिक समीक्षा से संबंधित संविधान में नहीं है। ठीक है, ठीक। तो फिर क्या, तो इस शक्ति के तहत उन्होंने क्या परिभाषित किया कि भाई ये शक्ति जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें प्राप्त है, इसके तहत हम विधायिका द्वारा बनाए गए किसी विधि की या फिर कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं, और यदि हमने पाया कि वो विधि या वो आदेश संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो हम उसे शून्य घोषित कर देंगे, असंवैधानिक करार देते हुए उसे शून्य घोषित कर देंगे, रद्द कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब समझिए इसको। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब कोई भी इसकी चुनौती दिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, एक ये फैक्ट हो गया। सिवाय कहाँ, जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाकारी, विवेक रहित, भेदभावपूर्ण हो। अगर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 का प्रयोग किया अपनी मर्जी से, मतलब मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर विवेक रहित, मतलब एकदम विवेक रहित उन्होंने निर्णय दिया तो उस न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अगर भेदभावपूर्ण, एक मामले में उन्होंने क्षमादान दिया और एक मामले में नहीं दिया, सेम मामले में, तो ये भेदभावपूर्ण माना जाएगा। तो इन तीन आधारों पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब संवैधानिकता की जांच हो सकती है। समझ रहे हो? पक्का? देखो, शंका मुझे इसलिए होता है कि ये चीज़ें मैं बड़े आराम से चलता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे लगा कि इस बारे में बात होनी चाहिए तो मैं बात कर लिया, है ना? क्लियर है कि नहीं? जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तब दूसरी बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। इन चीज़ों में आप इसको याद रखें कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकते हैं। ठीक है, और पीएससी में पूछा जा चुका है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है, आप ये भी जान गए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद याचिका आती है। तो इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर रखें। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े? पहले वो बता दूं। वीटो शक्तियां देख चुके हैं अपन, बेसिक क्लास में बताया था मैं आपको, जब अनुच्छेद 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं वही है ये। ठीक, अत्यंतिक वीटो, वो बदल गया है, वो पता नहीं कौन सी भाषा में आ गया, अंग्रेजी में होगा वो, हाँ वो अजीब भाषा में आ गया है, छोड़ो उसको। पॉकेट वीटो, ये यहाँ आता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले टच करते हैं। अब सीधे हम जंप करके पहुँचते हैं अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123, ठीक। अब देखिए, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। ठीक, अब क्या होता है अध्यादेश? देखिए, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है ना? अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है।
मैं चलूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ समझाने पर, और उससे जो है आपको मेन पॉइंट पकड़िएगा जो आपके एसआई में या व्यापम में पूछ सकता है। देखिए समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपके नोट्स में पीडीएफ में तो होगा ही। संसद के ये 3 सदन और ये राष्ट्रपति। देखिए इस अध्यादेश को समझाने के लिए मुझे पहले एक बात बतानी होगी, वरना आप उसके बिना नहीं समझेंगे। अध्यादेश इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ यहाँ पर। यह आपने देखा संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इन सदनों, ये जो सदन है, इनके प्रत्येक सदन में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 सत्र होते हैं। सत्र कहते हैं हम इसे। कितने सत्र? 3 सत्र। एक वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं? 3 सत्र। ठीक। फिर सवाल आता है कि ये सत्र क्या होता है। अगर आप बहुत बार सुने होंगे, शायद न्यूज़ में सुने होंगे या जहाँ भी सुने होंगे, आपको ये सत्र के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी होता क्या है। फिलहाल के लिए ऐसा मानिए कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनका ऑफिस 3 बार खुलता है साल में, एक वर्ष में 3 बार खुलता है। लेकिन यहाँ पर ऑफिस खुलने का अर्थ ये नहीं जानना है कि सुबह खुला शाम को बंद हो गया, ऐसा नहीं समझना है। एक बार ऑफिस खुला तो ये ऑफिस जो है 3-4 महीनों के लिए खुला रह सकता है, कामकाज चलते रहेंगे। ठीक, अपनी नॉर्मल समय पर, ऐसा थोड़ी कि रात में भी कामकाज चलता रहेगा, रात में जाहिर सी बात है बंद रहेगा। लेकिन यहाँ आपको ऐसा समझना कि एक बार ऑफिस खुला तो वो 3-4 महीनों के लिए खुला रह सकता है, कामकाज चलता रहेगा 3-4 महीने बाद। उसके बाद एक सत्र जो है ख़त्म, फिर एक निश्चित समय के बाद दूसरा सत्र होगा, उसकी भी ऐसी 2-3 महीने हो सकता है, फिर तीसरा सत्र। वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं? 3। अब सत्र को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई किसी भी सदन का जो पहला सत्र होता है उसे हम कहते हैं कौन सा सत्र? बजट सत्र। क्योंकि वर्ष का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? बजट का कार्य है ना। तो वो बजट सत्र यहाँ का भी हो सकता है, पहला सत्र बजट सत्र। दूसरा सत्र क्या हो सकता है? दूसरा सत्र मानसून के महीने में होता है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? मानसून सत्र। मानसून सत्र। तीसरा सत्र जो है ठंड के दिनों में हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। ये सत्र यहाँ भी होता है, हो सकता है। एक साल में 3 सत्र हो सकते हैं। ठीक, क्रम आप याद रख सकते हैं कि सत्र, कितने सत्र हो सकते हैं एक वर्ष में? 3। संसद के प्रत्येक सदन में 3 सत्र हो सकते हैं। सबसे पहला सत्र कौन सा होगा? बजट। उसके बाद वाला कौन सा होगा? मानसून। उसके बाद वाला कौन सा होगा? शीतकालीन। ठीक, आमतौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी से मई तक ये सत्र होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मानसून सत्र होता है, और नवंबर, दिसंबर में आमतौर पर शीतकालीन सत्र होता है। ठीक, वो दोनों जगह ये सत्रों की नॉर्मल दशा है। फरवरी से मई तक बजट सत्र, जुलाई से सितंबर तक मानसून, और नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। ठीक, ओके, सत्र समझ गए। अब चलो एक सत्र के अंदर घुसता हूँ और सत्र को समझाता हूँ। यह मान लीजिए कोई एक सत्र प्रारंभ हुआ, ये सत्र है। सत्र को प्रारंभ को क्या बोलेंगे हम? सत्र का ये क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। सत्र का प्रारंभ। ठीक, एक सत्र प्रारंभ हो गया। सत्र के अंदर क्या होंगी? बैठकें। सत्र के अंदर क्या होंगी? बैठकें, प्रत्येक दिन की बैठकें। और फिर ये सत्र की जो समाप्ति होगी, इसे हम क्या कहेंगे? सत्रावसान कहते हैं इसे। ठीक, बता चुका हूँ क्या बेसिक क्लास में? नहीं बताया? अच्छा, एक सत्र प्रारंभ होगा, एक सत्र खत्म हो जाएगा, सत्रावसान। तो एक सत्र के बीच में क्या होती है? बैठकें। अच्छा, ये सत्र को प्रारंभ करना और सत्रावसान करना कौन करेगा? राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद, किसकी परामर्श पर? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों के किसी भी सत्र को आह्वान करेंगे, प्रारंभ करेंगे,
और मंत्रिपरिषद के ही परामर्श पर राष्ट्रपति उस सत्र का सत्रावसान करेंगे, अंत करेंगे। क्लियर है? दोनों करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अपनी मर्जी से करेगा क्या? नहीं, मंत्रिपरिषद जब बोलेगा कि राष्ट्रपति महोदय बजट सत्र बुला लीजिए तो बुला लेंगे। राष्ट्रपति महोदय बजट का काम हो गया है, बजट सत्र का सत्रावसान कर दीजिए तो राष्ट्रपति सत्रावसान कर देंगे। ठीक है? ओके, अब अंदर देख लीजिए, सत्र का प्रारंभ, सत्र का सत्रावसान कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, और ये एक सत्र के भीतर क्या होती है? दिन की बैठकें होती हैं। भाई ये सत्र देखो 4 महीने का हो सकता है, बजट सत्र तो 4 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने तक चल सकता है। मानसून सत्र है तो 3 महीने तक चल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने ही चले हाँ, सत्र तो एक अगले दिन सत्रावसान हो सकता है। मंत्रिपरिषद ने आज परामर्श दिया कि सत्र प्रारंभ कर दीजिए, और मंत्रिपरिषद ने एक दिन बाद परामर्श दे दिया कि सत्रावसान कर दीजिए, तो सत्रावसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ का उदाहरण देता हूँ, मेरे ख्याल से जब भाजपा की सरकार थी तो आपने देखा होगा उसी समय हमारे काका जी बहुत एकदम विधानसभा पहुँच जाते थे और बहुत चुनाव होने वाला था तो बहुत बवाल करते थे वहाँ पर, तो कोई हो हल्ला काम धाम होने ना दें। शीतकालीन सत्र था मेरे ख्याल से, हाँ शीतकालीन सत्र था मेरे ख्याल से। तो इतनी परेशान हो गए तो रमन साहब ने मेरे ख्याल से 2.5 दिन, 1.5 या 2.5 दिन ही चला था वो सत्र, परामर्श दे दिया राज्यपाल को और सत्रावसान हो गया। हाँ वो अरे वो चुनावी रणनीतियाँ, और शायद वही सब की वजह से तो अगले बार मुख्यमंत्री बन गए, है ना। तो ये समझे आप, सत्र नॉर्मली आपसे पूछे कि सबसे लंबा सत्र कौन सा हो सकता है तीनों में, तो बजट। सबसे छोटा सत्र कौन सा हो सकता है, तो शीतकालीन। सबसे पहला सत्र किसी भी सदन का क्या हो सकता है, तो बजट सत्र। सबसे अंतिम सत्र किसी भी सदन का क्या हो सकता है, तो शीतकालीन सत्र। क्लियर है? अच्छा, सत्र के अंदर होती हैं बैठकें। अब जब बैठकें होती हैं ना, इनका क्या हो सकता है, स्थगन। इनका क्या हो सकता है, स्थगन। एक तो स्थगन हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन। तो बैठकों का क्या होता है, स्थगन या अनिश्चितकालीन स्थगन। आप लोगों ने देखा होगा कि देखे होंगे वो पूरे लोकसभा विधानसभा में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रकार के सदस्य पहुँच जाते हैं, क्रिमिनल भी चुनाव जीत के पहुँच जाते हैं, है ना। राज्यसभा में थोड़ा बहुत ठीक ठाक लोग ही पहुँचते हैं। अब यहाँ देख रहे हो स्पीकर महोदय चिल्ला रहे हैं, वो ऊपर चढ़ गए ऊपर और जूता चप्पल मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देखे होंगे ऐसा होता विधानसभा लोकसभा में। तो ऐसी अवस्था में सत्र चल रहा है, बैठक किसी दिन की चल रही, कोई एक जूता फेंक के मारी लग गई अध्यक्ष महोदय ला, है ना, जूता। तो बैठक जो है 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। बैठक जो है 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है। बैठक जो है 2 सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है। उनके गुस्से के ऊपर है ना, ज़्यादा गुस्सा आ गया तो बैठक जो है 1 महीने के लिए स्थगित की जाती है। तो कौन कर सकता है, सदन का मुखिया। सदन का मुखिया समझ गए ना, 8 पीठासीन अधिकारी बताया था। सदन का मुखिया कौन होता है, लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का राज्यसभा, तो मुखिया। तो सत्र का प्रारंभ और सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, लेकिन एक सत्र के भीतर जो बैठकें होती हैं उसको स्थगित कौन कर सकता है, सदन का मुखिया। लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति। ठीक, अब ये ठीक है, कोनो गोबर लगा के जूता मार दी तो अब बड़ गुस्सा आ गया। अब क्या करें, बैठक स्थगित की जाती है और ऐसे बड़बड़ाते हुए निकल गए वहां से। पहली बार में क्या था, उन्होंने बोला बैठक 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है, मतलब उन्होंने बता दिया कि 2 दिन के बाद पुनः बैठक होगी, तीसरे दिन होगी। बैठक 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, मतलब 2 घंटे बाद पुनः बैठक होगी। तो उस वैसी अवस्था में जब जानकारी ये हो जाए कि भैया 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद पुनः बैठक होगी, तो उसे स्थगन कहते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन यदि
सदन के अध्यक्ष महोदय ने या मुखिया ने बिना कोई समय बताए अगर उस बैठक को स्थगित कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चितकालीन स्थगन। बताए नहीं हम कब मिलेंगे, गोबर वाला जूता खाए बैठक स्थगित की जाती, चल दिए, बताया ही नहीं कि 2 घंटे के लिए, 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बताया ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम? अनिश्चितकालीन स्थगन। क्लियर है धनंजय? स्थगन और अनिश्चितकालीन स्थगन में क्या अंतर है? हाँ, स्थगन में बताता नहीं है लेकिन हमें पता लग जाता है, 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है तो तीसरे घंटे होगी, है ना। और ये यहाँ पर बताया नहीं कि कब दोबारा मिलेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। तो किसी सत्र के दौरान बैठकों का स्थगन या अनिश्चितकालीन स्थगन सदन का मुखिया करता है, जबकि किसी सत्र का प्रारंभ, सत्र को बुलाना और सत्र को अंत करना यानी कि सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या अकेले अपनी मर्जी से करता है? नहीं, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करेगा। क्या सत्र एक बार शुरू हो गया तो 4 महीने तक चलना जरूरी है? नहीं, कभी भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कभी भी सत्र बुलाई जा सकती है। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कभी भी राष्ट्रपति एक सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, 3 सत्र। लेकिन यहीं पर एक और बात बता देता हूँ, ये तो क्या बोला, 3 सत्र हो सकते हैं एक वर्ष में। संसद के प्रत्येक सदन में एक वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं? 3। लेकिन एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र होना जरूरी है? कम से कम 2 सत्रों का होना आवश्यक है। 2 सत्र होने ही चाहिए एक वर्ष में। किसी कारणवश यदि कोई एक सत्र गच्चा खा जाए तो ये तो जरूरी है भैया कि एक वर्ष में किसी भी सदन के 2 सत्र होने ही चाहिए। ठीक है, ये पर लग गए। पहला लाइन क्या बोला मैंने? एक वर्ष में किसी सदन में कितने सत्र हो सकते हैं? 3 सत्र, 3 ही होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी विशेष सत्र बुलाया जा सकता है ना। कोई विशेष काज पड़ गया तो विशेष सत्र भी बुलाया जाता है, विशेष बैठक भी बुलाया जा सकता है। लेकिन वहाँ ध्यान मत जाइए, वहाँ मत जाइए भैया। आपसे पूछेगा कि भैया सत्र कितने हो सकते हैं? 3। और एक वर्ष में कम से कम कितने सत्रों का होना ज़रूरी है? 2। मतलब यहीं से एक और जगह पहुँचते हैं कि भाई 2 सत्रों के बीच का अंतराल मतलब एक सत्र हुआ, सत्रावसान हो गया, और जो दूसरा सत्र का आहूत होगा, आहूत करना, आहूत कहते हैं इसे, है ना, प्रारंभ या आहूत। तो आहूत, दूसरे सत्र के आहूत मतलब 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। कितना? 6 माह। एक सत्र का सत्रावसान हुआ और हम जानते हैं कि एक वर्ष में 2 सत्र होना आवश्यक है। ठीक, तो भाई एक सत्र का सत्रावसान और दूसरे सत्र के आहूत के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? आपसे पूछे कि 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। ठीक, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। एक बात इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक, अब मैं अध्यादेश पे आता हूँ। मेरे ख्याल से जितना मुझे आपको अध्यादेश को समझाने के लिए पहुँचना चाहिए था, मैं हो चुका है। आइए देखिए, अब आप देखें अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश नए में चले जाऊं क्या? ये तो समझ गया। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 एकदम आर्टिकल याद रहना चाहिए। क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, चलो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि क्या है भाई अध्यादेश, तो अध्यादेश क्या है? तो चलिए पहला प्रश्न का जवाब, क्या है अध्यादेश? अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, एक अस्थायी कानून है। ऐसे समझिए आप सामान्य भाषा में, अस्थायी विधि या अस्थायी कानून। ठीक, क्या कार्य समझ में आ गया? अस्थायी। संसद के दोनों सदनों ने किसी विधेयक को पारित किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, तो वो एक संसद का संसदीय सामान्य कानून है ना। लेकिन ये क्या है? अस्थायी कानून। देखिए कब का जवाब ढूंढते हैं, कब जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश, है ना, कब?
जब संसद का 17वासान हो, जब संसद 17वासान की स्थिति में हो, 17वासान की स्थिति में हो, इसका मतलब जब संसद सत्र में ना हो, है ना, जब संसद सत्र में ना हो। सामान्य अवस्था में आपसे यही पूछता है कि कब अध्यादेश जारी हो सकता है, जब संसद सत्र में ना हो। लेकिन इसकी दो परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, दो परिस्थितियां। जैसे भाई आपको पता है सामान्य विधि कैसे बनती है, एक सामान्य विधि कैसे बनती है भाई, संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो विधि बनता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इन तीनों अंगों का होना जरूरी है संसद की विधि बनाने के लिए। मान लो राष्ट्रपति तो अपनी कुर्सी पर हैं, लेकिन मान लो ये सत्र में ना हो, उस समय ऑफिस बंद हो, इसका ये चालू हो, इसका ऑफिस बंद हो, तब भी क्या विधि बनाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि विधि के लिए तो तीनों अंगों की स्वीकृति चाहिए, है ना। तो ये पहली परिस्थिति समझ गया, संसद का एक सत्र, एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में हो, और एक सदन सत्र में ना हो। पहली परिस्थिति आ गई जब विधि नहीं बना सकती संसद। या फिर संसद के, या फिर उल्टा भी हो सकता है, इसको रिवर्स कर लो, ये सत्र में हो और ये ना हो। दोनों ही परिस्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, जब संसद के एक सदन सत्र में हो और एक सदन सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक परिस्थिति समझ गए आप। दूसरा परिस्थिति देखते हैं, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों ही नहीं, दोनों ही उस समय ऑफिस बंद है, दोनों ही सत्र में नहीं है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दो परिस्थिति समझ गए आप, समझे कि नहीं? अरे नोट्स में है, वहाँ तो लिखने पे वो है ना, पीडीएफ में तो आगे है ना, समझ गए कि नहीं? दो ही परिस्थिति है, इसको संसद जब सत्र में ना हो या संसद का 17वासान की स्थिति हो तभी अध्यादेश जारी हो सकता है। और 17वासान की दो स्थिति पैदा हो सकती है, जब संसद का एक सदन सत्र में हो और दूसरा सत्र में ना हो, वाइस वर्सा कर लो, एक ही बात है। दूसरा क्या है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों ही बंद है। ये दो परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा, अब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये मैं बोल देता हूँ, इसको समझ जाओ भाई। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, लोकतंत्र का हथियार क्या है? जनता वहाँ सरकार चुनती है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन कर रही है, और उस सरकार क्या बिना किसी विधि के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और अचानक सरकार को ऐसी अवस्था आ गई है कि सरकार को विधि चाहिए, लेकिन संसद के सत्र में नहीं है, तो ऐसी अवस्था के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है कि जब संसद ऐसी स्थिति में ना हो कि कानून विधि बनाई जा सके, तब की विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सके, एक अस्थायी कानून जारी कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं भाई, मंत्रिपरिषद बोलेगा कि भैया फलाना विधेयक पर अध्यादेश जारी कर दीजिए। समझ गए आप? अच्छा, तो ये इसका जवाब मिल गया। अब अध्यादेश का चलो एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, किस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? उन सारे विधेयकों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस पर संसद विधि बना सकती है, जिन पर संसद विधि बना सकती है, उन सब पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। एक और जवाब हो गया। तीसरा कि एक अध्यादेश की अवधि कितनी होगी? अवधि, एक अध्यादेश की अवधि आपसे पूछ सकता है, कितनी? 6 माह। कितनी होती है अवधि? 6 माह। और अधिकतम अवधि अगर पूछ दे आपसे कि एक अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक जीवित रह सकता है, तो 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह। मैं समझा रहा हूँ इसको कैसे, आप बहुत ज़्यादा डीप ना जाइए क्योंकि उतना की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपसे सीधा पूछ सकता है कि एक अध्यादेश की अवधि कितनी हो सकती है भैया? 6 माह। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती? 6 माह 6 सप्ताह, ये याद रखना। अब बताता हूँ, सामान्य संसदीय विधि से अध्यादेश कुछ तो अलग है ना भाई। हम इसको अस्थायी कानून क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक अवधि के लिए होता है। अध्यादेश एक
अवधि के लिए होता है। एक अध्यादेश की अवधि 6 माह हो सकती है, अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ऐसे समझिए, 6 सप्ताह तो 7 महीने हो गए, 7.5 महीने। हाँ हो सकता है, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, आओ इधर आओ। चलो मान लो ये कोई आज कोई तारीख है फलाना, एक ही परिस्थिति की बात करता हूँ ना, एक ही परिस्थिति समझ जाओ कि मान लो लोकसभा और राज्यसभा इस तारीख को दोनों का 17वां हो गया, एक ही तारीख को 17वां कर दिया राष्ट्रपति ने। अब लेकिन 17वां तो कर दिया, लेकिन जो सरकार है मोदी जी को एक अध्यादेश की ज़रूरत है किसी मामले में। उन्होंने क्या किया, ये तारीख क्या है, ये आज कितनी तारीख है, 10/11/3/2023। अब उन्होंने क्या किया, 12 तारीख को दोनों, भाई कोई भी ऑफिस खुला नहीं है, लेकिन सरकार को एक कानून की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी, कौन है मंत्रिपरिषद के मुखिया, नरेंद्र मोदी, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देंगे, राष्ट्रपति महोदय फलाना विधेयक पर आप अध्यादेश जारी करें, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे। तो अध्यादेश कब की स्थिति में जारी हुआ, 12 तारीख मान लो जारी हो गया, क्योंकि परिस्थिति तो बन चुकी है ना, दोनों सदन सत्र में नहीं है, या एक भी अगर सत्र में होता और एक नहीं होता तब भी अध्यादेश जारी हो सकता था। ठीक, चलो मान लेते हैं 11 तारीख को ही कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने 11 तारीख को अध्यादेश जारी कर दिया। अब ये भी तो जानते हैं हम कि प्रधानमंत्री परिषद के परामर्श पर ही तो राष्ट्रपति सत्र बुलाएंगे, और हमने क्या पढ़ा है कि 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि चलो 6 माह तक मैं सत्र आहूत करने का परामर्श दूंगा ही नहीं। ठीक है, उन्होंने 6 माह बाद राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि सत्र आहूत कर लीजिए। तो इस 6 माह बाद, कितने माह बाद, 6 माह बाद सत्र आहूत किया, दूसरा सत्र आहूत किया। ठीक, तो हम देखेंगे कि एक अध्यादेश कब तक जीवित रह गया है, 6 माह तक। लेकिन एक और लाइन सुनिए ध्यान से, अध्यादेश तभी जारी होता है जब संसद का सदन सत्र में ना हो, लेकिन संसद का सदन जैसे ही सत्र में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, संसद का कोई सदन जैसे ही सत्र में आएगा, उस अध्यादेश को यदि जीवित रहना है तो 6 सप्ताह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। कितने समय के भीतर, 6 सप्ताह। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई जैसे ही, भाई जब संसद का सदन सत्र में नहीं होता तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन संसद का सत्र आहूत होगा, प्रारंभ होगा, तो उसके बाद अध्यादेश के पास कितनी अवधि होगी, अधिकतम 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का ही समय होगा, 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को यहाँ से पारित होना पड़ेगा यदि जीवित रहना चाहता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं हुआ तो फिर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई संसद के किसी सदन के सत्र में आने पर एक अध्यादेश को कितनी समय सीमा के भीतर पारित हो जाना चाहिए? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह ना। अच्छा, अब पारित कैसे होगा? जैसे एक विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होता है ना, तो वैसे ही एक अध्यादेश जो है संसद के पटल पर रखा जाएगा, वही डिबेट होगा और बहुमत मतदान के लिए रख दिया जाएगा, और यदि सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे कि उस अध्यादेश को उस सदन ने स्वीकृत कर लिया है। ठीक, लेकिन भाई एक अध्यादेश को अभी दूसरे सदन की भी स्वीकृति चाहिए ना। चलिए मान लेते हैं एक साथ दोनों का सत्र आहूत हुआ, तो इसके पास भी 6 सप्ताह का समय है। सत्र आहूत होने की तारीख से ही 6 सप्ताह का समय शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया। अच्छा, अब देखो सदनें क्या क्या कर सकती हैं। हो सकता है कि ये सदन पहले दिन ही इस अध्यादेश पे मतदान करवा दे। पहले दिन, समझ रहे हो ना, पहले दिन ही अध्यादेश पे मतदान करवा दे। पता चला विफल हो गया अध्यादेश, सामान्य बहुमत नहीं मिल पाया, तो क्या अध्यादेश जीवित रहेगा? खत्म। उसी समय अध्यादेश खत्म हो जाएगा, वो अस्थायी कानून खत्म हो जाएगा। ये बात अलग है
कि मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और इस 6 माह के भीतर कभी भी मंत्री परिषद के ही परामर्श पर राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अध्यादेश जारी करवाया नरेंद्र मोदी, 1 महीने में उस विधि का काम हो गया, हाँ भैया परामर्श दे दिया, वापस ले लिया अध्यादेश, ले लिया वापस, तब तो स्वीकृति की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या एक अस्थायी कानून यानी कि अध्यादेश क्या एक सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित हो सकता है? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि संसद के दोनों सदन सत्र में आने पर 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित कर दें। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया तो राष्ट्रपति की स्वीकृति तो पहले ही है, संसद के दोनों सदन की स्वीकृति बाकी है, तो सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। कोई शंका है अभी तक जितनी बातें बोला है? क्लैरिटी आनी चाहिए, है ना? मैं ये मानता हूँ कि मैं क्या है कि बहुत सारा सब अंदर जानता हूँ ना, तो मैं बस थोड़ा सा डरता हूँ कि खिचड़ी ना हो। मैं जो पहुँचाना चाह रहा हूँ स्पष्ट आप तक पहुँचना चाहिए। अभी तक जो मैंने बातें कहीं वो स्पष्ट पहुँची हैं। अच्छा, 6 सप्ताह का अधिकतम समय है इसके पास। मान लो इन दोनों सदनों ने अंतिम दिन 6 सप्ताह के अंतिम दिन उस अध्यादेश पर मतदान करवाया और किसी भी एक सदन में वो विफल हो गया, तो क्या वो अध्यादेश कानून बन पाएगा? संसदीय कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो एक अध्यादेश के अधिकतम कितना जीवित रह गया वो? 6 माह 6 सप्ताह। अधिकतम परिस्थिति बनी ना, अधिकतम कितनी अवधि हो गई उसकी? 6 माह 6 सप्ताह। इस परिस्थिति में जो परिस्थिति आपके सामने रखी मैंने, ठीक समझ गए आप? इस प्रकार से एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। ठीक है? अच्छा, दूसरी मैं परिस्थिति बता देता हूं आपको। संविधान के प्रश्न अच्छे आते हैं यार, लेकिन मेरे को उसमें थोड़ा समय चाहिए होता है समझाने के लिए। मान लीजिए ये सत्र में नहीं है और ये सत्र में है, इस परिस्थिति में भी तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं ना राष्ट्रपति। संसद का एक सदन सत्र में हो, एक ना हो, इस परिस्थिति में भी जारी कर सकते हैं। चलो कर दिया राष्ट्रपति महोदय ने। ये सदन सत्र में नहीं, ये तो है। फिर मैंने क्या कहा कि संसद के किसी सदन के सत्र में आने पर 6 सप्ताह के भीतर पारित हो जाना चाहिए, ये कहा है मैंने। लेकिन ये ऑलरेडी सत्र में चल रहा था इसका, तभी पारित हुआ, तो इसके इस सत्र में 6 सप्ताह काउंट नहीं होगा, है ना? इसके इस सत्र में 6 सप्ताह काउंट नहीं होगा। इसका ये जो सत्र चल रहा था उसका 17वां होगा। फिर जब दूसरा सत्र आहूत होगा, उसके बाद जब दूसरा सत्र आहूत होगा, तब से इसके पास कितना समय होगा? 6 सप्ताह। ये समझ गए? इसके पास तो समय है। चलो ठीक है, उस कंडीशन को छोड़ देते हैं। अध्यादेश जारी हुआ और 2 महीने बाद इसका सत्र आहूत हो गया राज्यसभा का। 2 महीने बाद ही सत्र आहूत हो गया। अब यहाँ से कितना समय है इसके पास? अध्यादेश के पास 6 सप्ताह भी है इसके पास। मान लीजिए पहले ही दिन इन्होंने मतदान करवाया और वो सामान्य बहुमत से पारित नहीं हो सका, अध्यादेश समाप्त, 2 महीने में ही समाप्त। लेकिन अगर चाहते हैं कि अध्यादेश जीवित रहे, तो मान लेते हैं कि भैया 2 महीना हुआ है और 6 सप्ताह मतलब 3 महीना 2 सप्ताह, चलो अंतिम दिन इन्होंने पारित कर दिया, तो अध्यादेश जीवित रह गया, रहेगा भी जीवित। अभी इसके 6 माह की अवधि होती है ना, इसकी जिंदा है, पारित कर दिया, बशर्ते कि जब कोई सदन सत्र में आए तो उसे पारित कर दे, 6 सप्ताह के भीतर जीवित रहेगा, जीवित है। अब ये जीवित है, तब तक इसका आहूत हो गया, तो इसका आहूत हो गया, 6 माह 6 सप्ताह हुआ था, इसका आहूत हो गया। अब इसके यहाँ पर 6 सप्ताह का समय, इसके भीतर इसे पारित हो जाना चाहिए। अगर इन्होंने पारित नहीं किया तो खत्म। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये सत्र प्रारंभ हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर ये सत्र प्रारंभ हुआ, तो इस अध्यादेश की कंडीशन क्या है? अगर इसे जीवित रहना है तो इस सत्र के आहूत होने से 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित हो जाना चाहिए। इस सदन ने अपने इस सत्र में उस अध्यादेश पर कुछ किया ही नहीं। 6 सप्ताह बीत गया, 6 सप्ताह बीत गया, पारित ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब भी अध्यादेश स्वतः
समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश को जीवित रहने के लिए उस सदन से पारित होना आवश्यक है। समझ गए? शंका है कोई? शंका देखो, ये विषय ऐसा है ना कि इसमें शंका बहुत आता है। तो यदि मान लो कोई शंका नहीं आ रहा, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ नहीं समझ में आता, या फिर शायद मैं आपको समझाने में सक्षम हो जा रहा हूँ कि शंका ही उत्पन्न नहीं हो रहा। कैसे? लोकेश कुमार आते घुमत है, दिमाग में घुमत है कि समझ में आइस? समझ गए? इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पकड़ेगा। क्या है? सबसे पहला, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 123। राष्ट्रपति अध्यादेश क्या स्वयं अपने विवेक पर जारी कर सकते हैं? नहीं, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या एक संसदीय विधि की तरह है? नहीं, वो एक अस्थायी कानून है, मतलब उसकी एक अवधि होती है, और एक अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 माह। लेकिन अधिकतम अवधि जब वो जीवित रह सकता है 6 माह 6 सप्ताह। ठीक, ये हो गया। अच्छा, क्या संसद एक अध्यादेश को सामान्य संसदीय अधिनियम में बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है ना। कैसे? यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को सामान्य बहुमत से पारित कर दें। भाई, राष्ट्रपति की स्वीकृति ऑलरेडी है, अगर उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदन पारित कर दें सामान्य बहुमत से, तो वो क्या हो गया? सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। अच्छा, एक अध्यादेश कौन सी 2 परिस्थितियों में ही जारी हो सकते हैं? यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, एक परिस्थिति, एक सदन सत्र में हो और एक सदन सत्र में ना हो, यही 2 ही परिस्थिति हैं जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक अध्यादेश की शक्तियां कैसी होती हैं जब तक वो जीवित रहे? अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश को क्या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही जारी करते हैं? क्या 6 माह की अवधि के भीतर कभी भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकते हैं? हाँ, कभी भी ले सकते हैं। मंत्रिपरिषद के ही परामर्श पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक। अच्छा, इस दौरान उस अध्यादेश के माध्यम से सरकार के किए गए सारे कार्य वैध माने जाएंगे, अवैध नहीं होंगे। यदि मान लो वो अध्यादेश पारित नहीं हो पाता है संसद के सदन के सत्र में आने पर, तो उस दौरान उस अध्यादेश पर सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वह असंवैधानिक या अवैध करार नहीं दिए जाएंगे, उनको वैध माना जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? है ना? और क्या होता है, कब कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मान लो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सरकार को तुरंत एक विधि की ज़रूरत है और संसद उस स्थिति में नहीं है कि सत्र कानून बना सके, तो ऐसी अवस्था के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ना? ठीक। क्योंकि चलो ठीक हो गया। चलो अब लाइन बाय लाइन देख लो, कहीं शंका हो तो। ये है अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, जब संसद का कोई एक सदन सत्र में हो, हाँ सत्र में ना हो, एक सदन सत्र में हो, मतलब इसका अर्थ वही हो गया। आइए, अरे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि रवा हो जाओ, तो फास्ट चलना पड़ेगा ना, संविधान बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी की शक्ति विधायिका संसद की समानांतर शक्ति नहीं है? ये थोड़ा हाई लेवल का है, मतलब बीएससी में पूछ सकता है, अच्छे स्तर का। जब वहाँ भी अचानक भयानक वाला प्रश्न बनाएंगे ना, तो वहाँ पूछेगा ये, आता है ना कथन कारण, वहाँ पूछेगा। देखो, विधायिका या संसद की समानांतर शक्ति नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे
समानांतर शक्ति मतलब इधर संसद विधि बना सकती है और इधर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, समानांतर हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति तो नहीं है भाई। सामान्य तौर पर संसद को ही विधि बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति केवल विशेष परिस्थिति में ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब वो जानते हो जब संसद सत्र में ना हो, समझ रहे हो ना, इसलिए वो समानांतर शक्ति नहीं है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। संसद को जिन विधेयकों पर कानून बनाने की इजाज़त है उन्हीं विधेयकों पर अध्यादेश जारी हो सकता है। अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण नहीं है, इंपॉर्टेंट है कहीं भी पूछे जाने के लिए। भाई हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान एक आदेश जारी हो सकता है, एक विधि बन सकती है जिसके अनुसार आपके जो मौलिक अधिकार है उनका लघुकरण किया जा सकता है। आपका मौलिक अधिकार को अगर संविधान संशोधन द्वारा हटा ही दिया जाए तो आपका मौलिक अधिकार गया। संविधान संशोधन द्वारा आपके मौलिक अधिकार को बढ़ाया भी जा सकता है, आपके मौलिक अधिकार को घटाया भी जा सकता है जो संविधान ने दिया है। लेकिन क्या अध्यादेश आपके मौलिक अधिकार को छीन सकता है, हटा सकता है? नहीं कर सकता। उसी का जवाब है यहाँ पर। एक अध्यादेश की सीमित शक्ति, यहाँ पहली सीमित शक्ति आ गई, एक ये सीमित शक्ति, ये सीमित शक्ति। दूसरा देखिए संविधान संशोधन अध्यादेश नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन करने के लिए बाकायदा एक संविधान संशोधन विधेयक आता है जो कि संसद के दोनों सदनों में पारित होता है। राष्ट्रपति को उससे हस्ताक्षर देना ही पड़ता है, स्वीकृति देनी ही पड़ती, बाद में देखेंगे आप। लेकिन एक अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखना है आपको दो चीज़ें, एक मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता अध्यादेश या लघुकरण नहीं कर सकता। दूसरा क्या अध्यादेश संविधान में संशोधन कर सकता है? नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रह सकता है, जानते हो आप। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह 6 सप्ताह। संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह। दोबारा बैठक मतलब जैसे ही दोबारा सत्र में आता है तो कितना समय अवधि है उसके पास? अध्यादेश समाप्त हो जाता। 6 माह बीता तो समाप्त हो जाएगा। यदि 6 सप्ताह में उसने पारित कर दिया तो जीवित रहेगा, लेकिन 6 माह बीत गया, दोबारा सत्र प्रारंभ हुआ और 6 माह बीत गया और वो अध्यादेश सदन ने स्वीकृति नहीं दी तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई शंका धनंजय? अरे सप्ताह है पगले, पहला तो अवधि 6 माह है, उसके बाद 6 सप्ताह है ना। अगर मान लो दिन में कभी फंसा दे तो याद रखना संविधान में 1 माह में 30 दिन गिनते हैं, कोई फरवरी नहीं होता और कोई लीप ईयर नहीं होता है। अगर ऐसे काउंट करोगे तो 6 माह हो गया। असल में 6 सप्ताह इसलिए बोला गया कि सप्ताह में काउंट करोगे तो 6 सप्ताह में दिन की कमी हो सकती है, कमी हो सकती है ना, दिन की कमी। जैसे 7 दिन का एक सप्ताह तो 4 सप्ताह बोले तो 28 दिन, तो दिन की कमी हो सकती है, 2 दिन की कमी। लेकिन हम संविधान की दृष्टि में 1 माह का मतलब क्या समझते हैं? 30 दिन। 1 माह का मतलब 30 दिन। 6 माह को अपन 180 दिन जरूर बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 180 दिन। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो सकता है, अगर इसको माह में बोलने की कोशिश करें तो गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए 6 माह 6 सप्ताह बोलेगा, है ना। अगर मान लो सप्ताह में ही तोड़ दे कभी फंसाने के लिए तो 1 माह में कितने सप्ताह होते हैं? 4। लेकिन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अगर इस 6 माह को 4 छक्के 6 चौक 24 अगर सप्ताह में तोड़ेगा तो भाई 2-2 दिन तो हर महीने का जाएगा। उसको जोड़ोगे 6 में 6 दूनी 12 तो सप्ताह में काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान में हम 1 माह को कितना दिन का मानते हैं। तो यही याद रखना, 6 माह 6 सप्ताह। और भाई जैसे ही सत्र में चालू होता है तो अध्यादेश के पास कितना समय है? 6 सप्ताह का। 6 सप्ताह में यदि उस अध्यादेश को स्वीकृति नहीं मिली सदन द्वारा तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आइए, अध्यादेश को 6 माह से पहले राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, जान ही गए हो। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पहले समाप्त हो जाता है तो इसके द्वारा सभी किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी रहेंगे। बताया था मैं आपको। अध्यादेश मान लो सभा के पटल पर रखने से पहले ही मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति ने वापस ले लिया तो तब तक उसके द्वारा किए गए सारे कार्य क्या होंगे? वैध माने जाएंगे, अवैध नहीं मानेंगे। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, अंग्रेजी में लिख दिया था,
पूर्ववर्ती से लागू हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है ना। पूर्ववर्ती समझ रहे हो, आज अध्यादेश जारी हुआ लेकिन इसको 6 महीना पहले से लागू कर दिया, बैक डेट से, वही है ये। तो एक अध्यादेश क्या पूर्ववर्ती मतलब बैक डेट से लागू हो सकता है? हो सकता है। अध्यादेश जारी आज हुआ है लेकिन इस कानून को प्रभावी कितने बैक डेट से पीछे जाकर कितने महीने पहले से कर दिया? 6 माह 2 महीना ऐसा कर सकते हैं। अध्यादेश संसद के किसी भी कार्य कानून या अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरस्त कर सकता है। एक अध्यादेश की शक्ति सामान्य संसदीय विधि के बराबर ही होती है। क्या सीमाएं हैं वो तो आप जान गए, ठीक। मान लो एक विधि पहले से बनी हुई है, ये संसद ने एक विधि बनाई हुई है, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, ये अध्यादेश क्या कर सकता है? ये जो विधि है इस विधि को निरस्त भी कर सकता है, इस विधि में संशोधन भी कर सकता है। विधि के संशोधन की बात हो रही, संविधान संशोधन अलग चीज़ है ना। एक अध्यादेश द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन एक अध्यादेश द्वारा जो पहले से कोई विधि है संसद द्वारा बनाई गई उसको रद्द भी कर सकता है या फिर उस विधि में संशोधन भी कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कहीं शंका हो तो यार पूछो तुरंत। सर इसमें जैसे बोले सर कि विधि में संशोधन, लेकिन इसमें सर बोले थे कि संविधान के संशोधन है तो वही तो मैं अभी बोला। देखो 2 चीज़ें आएंगी, एक बोलूँगा कि संविधान में संशोधन, एक क्या बोला मैंने? संविधान में संशोधन। और एक मैंने क्या बोला? विधि। विधि बोले तो ये विधि किसने बनाई है? संसद। ये विधि किसने बनाई? संसद। तो क्या बोल रहा है कि एक अध्यादेश क्या संविधान में संशोधन कर सकता है? नहीं। लेकिन यही अध्यादेश क्या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि को रद्द कर सकता है? हाँ। क्या अभी किसी विधि में संशोधन कर सकता है? हाँ। अभी समझे दोनों में अंतर? मैं इस पॉइंट को मैं जानता था यहाँ फंसोगे, इसीलिए मैं उस पॉइंट को बोला भी कि याद रखना संविधान में संशोधन अलग बात है और विधि में संशोधन अलग बात, ठीक। है ना? आइए अभी शायद ये क्लियर होगा। अब तक राष्ट्रपति के अध्यादेश पुनः जारी करने के संबंध में कोई मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे ये नहीं पूछेगा आपसे। बी फैक्ट, लोकसभा के नियमानुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण वह परिस्थितियों को भी सदन में समक्ष प्रस्तुत करना होगा, है ना। लोकसभा की नियमानुसार, ये भी आपसे नहीं पूछेगा उतना। आगे चलते हैं। अच्छा वो ख़त्म हो गया। अध्यादेश के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक। अब आइए अनुच्छेद 361, वो जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ उनके बारे में देखेंगे। छोड़ा नहीं हूँ मैं उसको, लेकिन उसको क्विक देखेंगे। फिलहाल मेजर पॉइंट कवर करते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार, अनुच्छेद 361 मैं केवल बोल रहा हूँ, समझ जाइए, आपके नोट्स में होगा वो। असल में केवल राष्ट्रपति को विशेष अधिकार की बात नहीं करता अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के साथ साथ जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको भी विशेष अधिकार की बात करता है। लेकिन चूंकि अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो केवल राष्ट्रपति तक सीमित है। अब देखिए आप, क्या अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? वे अपने आधिकारिक कार्यों के लिए विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्त हैं। अब देखिए आप, इसकी सबब विधिक जिम्मेदारी, विधिक जवाबदेही सब एक ही बात है। मतलब अगर एक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, मतलब अपना ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहे हैं, तो अपनी आधिकारिक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो भी ऑफिशियल वर्क वो करेंगे, आधिकारिक कार्य करेंगे, उन्हें विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त है। वो उन्मुक्त है मतलब उनसे न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं कर सकता। समझ गए आप? वो न्यायालय में जवाब दे नहीं है। अर्थ समझ रहे हो? राष्ट्रपति जो उनको न्यायालय से सवाल जवाब नहीं कर सकते। नहीं, राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, अपने पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ना तो कोई उन्हें कोर्ट में सवाल पूछ सकेगा और ना ही कोई पूछेगा तो वो जवाबदेह है। समझ गए आप? पहली विशेष अधिकार। दूसरा,
अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति होती है। राष्ट्रपति जब तक अपने कार्यकाल पर रहेंगे, मतलब अपने पद में रहेंगे, अगर राष्ट्रपति कोनोला चाकू है ना घलो घोप दे, आपराधिक प्रकरण ना तो दर्ज होगा, ना ही कोई कार्रवाई हो सकती है। ना आमतौर पे क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, तुरंत गिरफ्तार करेगी। पुलिस क्या करेगी भाई, पकड़ लेगी, गिरफ्तार करेगी सीधे, फिर वो अब बेल नहीं मिला तो जेल के अंदर, फिर कार्रवाई चलती रहेगी। अगर आप कोई क्रिमिनल, मतलब आप कोई क्राइम करोगे तो यही होता है आमतौर पे, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिक ये विशेष उन्मुक्ति प्राप्त है इससे। अपने पद के दौरान अगर उनसे क्राइम हो भी जाए तो भी जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं, जब तक अपने पद पर हैं, कोई आपराधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। हाँ, जिस दिन पद से हटेंगे, पद से हटे तो बिल्कुल वो आपराधिक प्रक्रिया पूर्ण होगी, गिरफ्तारी होगी, चलेगा। समझ रहे हो? देखो, कहा यह जाता है कि वो जो वो गरिमा उस व्यक्ति की नहीं है, गरिमा वास्तव में राष्ट्रपति के पद की है। तो राष्ट्रपति के पद की गरिमा धूमिल ना हो जाए, इसलिए ये उन्मुक्ति उन्हें दी गई है। समझ रहे हो? हाँ, कोई सवाल था लोकेश कुमार? हाँ, तब होगा भाई, जब तक अपने पद पर है तभी तक। पद से निकल गया तो सब होगी, है ना। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान फौजदारी मामले नहीं चलाए, वही है मतलब नहीं, फौजदारी क्रिमिनल है ना, दीवानी होता है जमीन संबंधी। ठीक, मतलब एक ही लाइन है, एक ही लाइन है साला, इसको दूसरे भाषा में बोल दिया भाई। आपराधिक कार्रवाई और फौजदारी एक ही बात होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर, और फौजदारी भी वही है। लेकिन कार्यकाल के दौरान दीवानी मामले चलाए जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, 2 माह की पूर्व नोटिस के पश्चात। 361 में तीसरा क्या है, दीवानी मामले चलाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के दौरान, कार्यकाल के दौरान भी चलाए जा सकते हैं। वही जमीन वाला मामला है ना। अब मान लो कोनोला झापड़ मार देश, खून नहीं निकलिस, नहीं, कोनोला गरिया देश, तो ये सब कैसा मामला होता है? क्रिमिनल मामला थोड़ी होता है, ये सिविल मामला होता है ना। तो सिविल मामला राष्ट्रपति के पद के दौरान, कार्यकाल के दौरान चलाया जा सकता है, लेकिन एक फिर भी विशेष अधिकार क्या है, 2 माह की नोटिस अवधि के समाप्ति के पश्चात। समझ रहे हो? क्लियर है? अगला, अरे कहाँ चल रही ले, हाँ, नोटिस जाएगा तब, उस 2 महीने की समाप्ति होगी तब। कौन? राष्ट्रपति भाई अपना वो डिफेंस का वो सब व्यवस्था करेंगे जब चलाया जा सकता है मामला तो। हाँ, नोटिस, हाँ भैया, आपके खिलाफ एक मामला, सिविल मामला आया है, आपको नोटिस दी जाती, 2 महीने बाद प्रक्रिया आरंभ होगी। सिविल मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती ना, उसमें लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। जानते हो, जमीन जायदाद का मामला, आदमी मर जाता है तब हाँ नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस अवधि, जब नोटिस मिलेगा, जारी होगा, तो 2 माह की समाप्ति के पश्चात ही प्रक्रिया आरंभ होगी दीवानी मामले की। ठीक, अभी आइए, यहाँ पे आइए। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। स्वविवेकी मतलब अपने विवेक से। आमतौर पे हमने देखा कि राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय केवल जो मंत्री बोलेंगे वही करेंगे, मंत्रिपरिषद जो बोलेगी वही कर रहे थे। लेकिन अब मैं संविधान में आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां बताऊंगा जहां पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना परामर्श के कार्य कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेंगे, और वो परिस्थितियां जो मैं बताऊंगा वो यही हैं। इसके अलावा जो भी करेंगे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेंगे। ठीक, अच्छा, खास बात, संविधान में राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति या स्वविवेकी शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, है ना, संविधान में नहीं है। लेकिन
कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं हमारी शासन प्रणाली में कि उनका उल्लेख संविधान में है ही नहीं, कि ऐसी परिस्थिति में कोई क्या करेगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में देखना राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से निर्णय लेंगे। अब देखिए, पहला, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक स्वविवेक की शक्ति नहीं है, क्योंकि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि संवैधानिक विवेक की शक्ति नहीं। लेकिन कैसी शक्ति है? पारिस्थितिकी विवेकी शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं? ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस दशा में संविधान में लिखा ही नहीं है कि अब कौन क्या करी। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि राष्ट्रपति सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन है, कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तो निर्णय वो स्वयं ले सकते हैं। अब जो समझ जाओगे उसको देखो, लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री, अच्छा पहला वाला लाइन देखो, मैं समझा चुका हूँ बेसिक क्लास में, बेसिक क्लास देखे हो आप लोग से कैसे सरकार कैसे बनती। चुनाव होता है 5 साल में लोकसभा का, आम चुनाव। भाई अगर जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उसके 50% से अधिक सीटों पर किसी राजनीतिक दल का कब्जा हो गया, जीत गया मतलब, तो स्पष्ट बहुमत मिल गया, तो तय हो गया भाई उसी की सरकार होगी, उसी राजनीतिक दल की सरकार होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। मतलब मान लो 500 सीटों पर चुनाव हो रहा है, किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी सीटें जीतनी होंगी? 251, ज़्यादा 251 सीटें ना। लेकिन पता चला कि भाजपा 200 सीट जीती, कांग्रेस भी 200 सीट जीती, तो क्या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। तो मैं बताया था उस समय, ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेंगे। कोई मंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो है ही नहीं भाई, नया सरकार बनाने के लिए चुनाव हुआ है ना, क्या कोई मंत्रिपरिषद है? तो देख लो परिस्थिति आ गई पहली वाली। अब राष्ट्रपति खुश, अब कोनो मंत्रिपरिषद नहीं है जेकर मतलब कहे अनुसार मैं चलूँ। आप बोला लगा थे कि मैं वास्तव में राष्ट्रपति हूँ, मैं लूँ साले निर्णय अपन मन से। तो मान लो कि भाजपा को 220 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 200 सीटें मिली, अपनी मर्जी। भाजपा हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें जीती, राष्ट्रपति कांग्रेस को मैं आमंत्रण देता हूँ, आओ सरकार बनाओ। सब हो हल्ला होगा न्यूज़पेपर में, है ना। राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही करती है, राष्ट्रपति महोदय जो संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहे हैं, इस इलेक्शन में हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो राष्ट्रपति महोदय हंसेगा, अरे कोनो प्रावधान संविधान में नहीं लिखा है, मोर मर्जी, तुम चाहे जितना हल्ला करो, कोर्ट चले जाओ, कुछ कर दो, कोर्ट जाओ तो सुप्रीम कोर्ट बोल दी नहीं है भैया संविधान में लिखा है नहीं है, राष्ट्रपति की मर्जी। भाई कोनो मंत्रिपरिषद अभी हावे का है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और बाद में एक संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार ही कार्य करेंगे। तो प्रावधान तो ये है, लेकिन अभी कोनो मंत्रिपरिषद हावे का नहीं, मोर मर्जी, तो कोई चुनौती नहीं दे सकता। पहली परिस्थिति जान गए। अच्छा, दूसरी परिस्थिति देख लो, सरकार बन चुकी है ना। मान लो कि समारू साहू अभी प्रधानमंत्री है ना, कांग्रेस की सरकार है, बहुमत में है तभी सरकार है। समारू साहू अचानक जो है एक दिन बिना मौका ही नहीं मिला, ऐसे पटपटा के मर गया। ठीक, बहुमत तो है उसकी पार्टी की, तभी तो उसकी सरकार है। लेकिन समारू साहू ने, उसको इतना समय ही नहीं मिला कि वो बोले कि मेरे मरने के पश्चात प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी ये होगा। अच्छा, ऐसे बोल देने से नहीं होता ना, जान अटका थे मरने के बाद ये हो ही, ऐसा नहीं मनाता है कुछ, सब कुछ ऑफिशियल होता है ना। उत्तराधिकारी नहीं बताया और मर गया। अब प्रधानमंत्री मर गया, अब क्या? प्रधानमंत्री बनने से सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि उस राजनीतिक दल का बहुमत आज भी है। तो राष्ट्रपति की मर्जी। अब राष्ट्रपति, भाई संसदीय शासन प्रणाली में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होगा, राष्ट्रपति को उसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अवसर देना ही होगा,
मजबूरी है। तो राष्ट्रपति लेकिन बोलेंगे कि जो प्रधानमंत्री रहीस वो उत्तराधिकारी अपन बिना घोषित किए मर गए, अब मोर मर्जी, अब मैं कौन वाला बना दूँ, वही पार्टी में से कौन वाला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दूँ, उनकी मर्जी, किसी को भी उस पार्टी से अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, उन्हें अपनी मर्जी से किया ना, किसी के कहने पे किया। मंत्रिपरिषद तो थी, लेकिन मंत्रिपरिषद का मुखिया जो है खुद ही चल बसा, तो फिर उस समय भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पे कार्य नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से वो जिसको चाहे कांग्रेस दल में से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। क्लियर है? क्यों करेंगे? क्योंकि भाई अभी भी लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल चुनाव जीतेगा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगा, सरकार उसी की होगी। मान लो ये लोग 280 लोग थे, एक प्रधानमंत्री मर गया तो घट के कितने हो गए? 279। अभी भी बहुमत तो है ना उस राजनीतिक दल का, उसका हक तो है सरकार का। क्लियर है कि नहीं? वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास साबित न कर सके। देखो, ऐसा होता है ना, आप जानते हो अविश्वास प्रस्ताव आगे चल के आप पढ़ोगे कि विपक्ष के पास एक हथियार होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, है ना। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आती है, अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा, लेकिन मैं क्विक सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि डिटेल पढ़ोगे आप। अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष लाता है और केवल निम्न सदन में आता है, मतलब केंद्र स्तर में लोकसभा में आता है, राज्य में विधानसभा में आता है, उच्च सदन में नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव को न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, तभी वो प्रस्तुत किया जा सकता है। लिखो मत, गोदो गादो मत, सुन लो बस स्पष्टता के लिए। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मत गोदो, वो पढ़ोगे आप। न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है निम्न सदन के, ताकि वो प्रस्तुत हो सके, और प्रस्तुत हो गया तो उस पर मतदान होता है, और मतदान हो गया, चूंकि विपक्ष लाया है, उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वो पास नहीं होना चाहिए। अगर वो पास हो गया तो इसका अर्थ क्या होगा? ये लोकसभा है, मान लो ये लोकसभा है। हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो बड़ा हिस्सा है यहाँ पर कौन है? बीजेपी है, ये बीजेपी के सांसद ज़्यादा है ना यहाँ, मान लेते हैं इतना है, और ये छोटा सा हिस्सा, इसमें कांग्रेस आप सब शामिल है, सबके सांसद शामिल है, ठीक। ये रूलिंग पार्टी है, तो अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं ला सकती। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सरकार पर विश्वास नहीं है, तो रूलिंग पार्टी थोड़ी लाएगी। कौन लाएगा? ऑपोजिशन, विपक्षी पार्टी लाएगी। ले आया विपक्षी पार्टी। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृति के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए होगा? 50 न संख्या में ना, 50 सांसदों का, तो ठीक है, एडमिट हो जाएगा। अब उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगा और फिर मतदान होगा। अगर अविश्वास क्या है? प्रस्ताव सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव है, तो मेरे को ये दिमाग लगा के बताओ कि क्या भाजपा इसके पक्ष में मतदान करेगी? अगर इसके पक्ष में मतदान की तो क्या साबित हो जाएगा? कि सदन का सरकार पर विश्वास नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाजपा के सांसद तो नहीं करना चाहेंगे। भाजपा के सांसद क्या करना चाहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो, क्योंकि विपक्ष लाई है ये। और ये लोग क्या चाहेंगे? पूरे ऑपोजिशन वाले तो करेंगे ही इसके पक्ष में मतदान कि सरकार गिरे। ये लोग इस कोशिश में रहेंगे कि यहाँ से विभीषण ढूंढें, कौन हमारे साथ हमारे ये से मतदान कर दे, हमारे इसके पक्ष में मतदान कर दे। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती, खरीद फरोख्त यही सब होता। खरीद लिया, 50 लोग नहीं पगले, इस सदन की कुल सीटें मान लो 543 हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर जब मतदान होगा तो सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। किस बहुमत से? सामान्य बहुमत। और सामान्य बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से बहुत। भाजपा बिल्कुल वो अपने प्रत्येक सांसद को बोलेगी, सालों तुमको उस दिन रहना है उपस्थित, इसको विफल करना है, इसके खिलाफ मतदान करना है। मान लो ये एब्सेंट हो गए, पूरा विपक्ष आ गया, तो ये पारित नहीं हो जाएगा। जिन्होंने मतदान किया उससे 50% से अधिक मतदान तो चाहिए सामान्य बहुमत में।
तो पारित होना आसान हो जाए। इस दिन खास तौर पर भाजपा के एक एक सांसद को इंस्ट्रक्शन होगा, आवे पोकर्री पकड़ ले तब वो आवे, लेकिन आना है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करना है, हमें इसे विफल करना है। क्योंकि अगर ये पास हो गया तो फिर क्या होगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि हम अल्पमत में आ चुके हैं, हम लोकसभा में बहुमत में नहीं हैं और हमारी सरकार गिर जाएगी, हमें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? यही है वो। विश्वास साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद खत्म। वह प्रधानमंत्री के अनुरोध पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अब प्रधानमंत्री के ऊपर है भाई, परामर्श दे दिया, क्या भाई भंग कर दे लोकसभा लो, कर दी, मजबूर है ना। अनुच्छेद 74 क्या बोला थे, जो परामर्श 16 मंत्रिपरिषद दी ही तोला माने ल पड़ी, हाँ माना थो जी, लोकसभा ले भंग करा था। जैसे ही लोकसभा भंग किया मतलब क्या हुआ, सरकार खत्म, नया लोकसभा चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी। आम तौर पर जैसे 5 साल का अवधि पूरा होने वाला है, ठीक, और नरेंद्र मोदी को लगा कि साला चुनाव अभी सही समय है, अगर अभी चुनाव हो जाए आसपास में तो फायदा होगा बीजेपी को। तो हो सकता है कि 4 साल में ही कार्यकाल हुआ हो और वो राष्ट्रपति को परामर्श दे दे भंग कर दो लोकसभा, भंग कर देंगे, फिर चुनाव होगा। और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अभी परिस्थिति हमारे लायक है, फिर से चुनाव होगा तो हम जीत जाएंगे। तो समय से पहले भी प्रधानमंत्री यदि परामर्श दे दे राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि विघटित कर सकते हैं। समझ गए? अनुरोध है ना ये, देखो अनुरोध, परामर्श नहीं लिखा, क्या बोल रहा है ये, अनुरोध। तो वो 3 परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। अनुरोध अस्वीकार भी कर सकते हैं, ये भी बता रहा हूं, अभी मजबूर नहीं है, ठीक, क्योंकि सामान्य अवस्था में हम ये जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। हो सकता है इनका अनुरोध अस्वीकार कर दें, अरे भाई अभी 4 महीना बाकी है, वैसे भी कार्यकाल खत्म होने वाला, 4 महीने बाद तो आप वैसे ही भंग हो जाएगा लोकसभा, ठीक, समझ गए? दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपके मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के नोट्स में ये भी है, सब है ना।